नमस्कार मित्रों, यूपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पे यूपी टेट, सुपर टेट और टीजीटी के बैच आरंभ होने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के साथ बने रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारे रिवीजन के लिए। ये क्वेश्चन हमने लास्ट सीरीज में कवर कर रखे हैं और जस्ट फॉर रिवीजन हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, अगर आपको इनका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है आप उसको देखिए, इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भ्रूण परीक्षण 1994 से प्रतिबंधित है। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। जनहित याचिका को प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस पीएन भगवती को है। धार्मिक संस्थाएं एक समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लोकायुक्त गठित करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल चीन में अवस्थित है। ठीक है, इससे हमने मरुस्थल से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सारे डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है, इसे हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू, प्याज और अदरक ये तने के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे हमने जड़ की भी बात की थी, जिसमें कि गाजर, मूली और शकरकंद ये गाजर के क्रम में आते हैं। ठीक है ना। इसमें 3 क्वेश्चन है। बेसिकली हम 3 क्वेश्चन पर डे देते हैं आपको स्वाध्याय के लिए, जिससे आप खुद से तैयारी कर सकें और खुद से सर्च करके इनका उत्तर आपको कमेंट में देना था। तो पहला क्वेश्चन था, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। अगला क्वेश्चन था, शरद अरविंद बोबड़े का क्रम कौन सा है। शरद अरविंद बोबड़े जो कि हमारे वर्तमान के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका क्रम 47th है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त है वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। साथियों, अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो, और जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं या आपको कोई रिलेटिव स्टडी कर रहा हो तो आप उनके साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये प्राचीन भारत से है। इस सीरीज़ में हम लगभग हमने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, लगभग हर सेक्शन से क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन है, भारत के किस वेद में भूगोल का क्रमबद्ध उल्लेख पृथ्वी सूक्त के रूप में किया गया है। इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियस सीरीज में छूट गया था, तो इसलिए मैंने इसको इसमें रखा है। तो इसका आंसर आप लोग जानते भी होंगे और आपने इसका आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर है 4 अथर्ववेद, जिसे हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है ना, और ये सबसे नवीन वेद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का सर्वप्रथम प्रयोग किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और वेद। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर है पुराण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 पुराण। ठीक है, बात करते हैं पुराणों की। पुराणों की संख्या के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनकी संख्या है 18 या फिर कहीं कहीं 21 भी मिलता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 18 और 21 दोनों है तो आप 18 को अटेम्प्ट करोगे। अगर ऑप्शन में 18 नहीं है देन आप 21 को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, सबसे पुराना पुराण कौन सा है। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ठीक है ना। अगर बात करते हैं पुराण के शाब्दिक अर्थ की, तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना। ठीक है ना, ये हमने पुराण से रिगार्डिंग बात की है। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, पुराण। बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी कई बार पूछा गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना और ज्ञान लेना। ठीक है ना। उपनिषद को वेदांग भी कहते हैं। और अगर बात करते हैं संख्या की, तो उपनिषद की संख्या 108 यानी 108 है। ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन है। बृहदारण्यक सबसे प्राचीन माना गया है। बृहदारण्यक
ठीक है ना, सबसे प्राचीन माना गया है। इसके अलावा कई सारे उपनिषद आपने सुने होंगे, केन है, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य, मुंडक उपनिषद बेसिकली सत्यमेव जयते वहीं से लिया गया है। ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है वेद। हाँ, महाकाव्य। महाकाव्य आप सभी जानते होंगे क्या मतलब है इसका। और सबसे पुराना महाकाव्य रामायण, रामायण जिसकी रचना वाल्मीकि ने की है। ठीक है ना। बेसिकली जो तुलसीदास ने लिखा है वो रामचरितमानस है, और जो वाल्मीकि ने लिखा है वो रामायण है। बात करते हैं वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और इनसे रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? ऑप्शन है प्लेटो, रूसो, कार्ल मार्क्स और दांते। तो आई होप आपको इसका आंसर मालूम होगा और आपने इसका आंसर अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, रूसो। ठीक है। रूसो की बात करें तो इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक और भी है, एमिली। ठीक है ना, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और इसमें बात करते हैं प्लेटो की, तो इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है रिपब्लिक है। रिपब्लिक है। ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। ठीक है। ये आपके लिए ये आपको खुद से करना है, आप सर्च करके इसका आंसर बताइएगा कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है। ठीक है, मैं यहाँ पे दांते की पुस्तक का आपको बता देता हूँ। दांते की पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी। ठीक है ना। बेसिकली कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन है प्रस्तावना, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सो आई होप आपने अपना आंसर कर दिया होगा, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है? बेसिकली ये आर्टिकल 32 में वर्णित है। और होता क्या है, अगर आपसे इसकी कभी डेफिनेशन पूछी जाए तो कभी भी अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस स्थिति में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना। तो यही मौलिक अधिकार, यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है ना। बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना को भी आत्मा कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में B.R. अम्बेडकर दिया हुआ है तब तो उस कंडीशन पे जो इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। पर अगर B.R. अम्बेडकर नहीं दिया हुआ है या उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है, या फिर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उस कंडीशन पे आप प्रस्तावना करेंगे। ठीक है, उसका आंसर प्रस्तावना होगा। ठीक है। प्रस्तावना के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट बनते हैं, लाइक कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। और अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 से 18। तो इनका एक क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। लाइक समानता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है 19 से 22 शोषण के विरुद्ध। ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। देन फिर आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 और 30 है आर्टिकल। ठीक है। फिर आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 से 35 तक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ये आपको कंफ्यूज कर दे, तो आप इसका आंसर लिखिएगा कमेंट में। ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन मैंने दिए, एक तो हो गया कार्ल मार्क्स की रचना क्या है, ठीक है, और दूसरा हो गया कि आपको बताना है कि हमारे कितने मूल अधिकार हैं।
ठीक है, संविधान के हिसाब से हमारे कितने मूल अधिकार बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में कौन सा स्थल कहवा का जन्म स्थान माना गया है? इसका ऑप्शन है इथोपिया, भारत, ब्राजील और ग्वाटेमाला। तो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है इथोपिया। इथोपिया की बात करें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। अगर हम अफ्रीका का मैप बनाएं तो कुछ ऐसे बनता है अफ्रीका का मैप। ठीक है, तो इस पार्ट में है, बेसिकली ये लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, और इथोपिया से आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एबी अहमद, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इसी वर्ष 2019 का। ठीक है ना। अगला ऑप्शन है चलो भारत के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन करता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का जो क्रम है वो 7वां है, 7th क्रम है। और अगर भारत के अंदर हम बात करते हैं कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो उसमें आता है कर्नाटका। ठीक है, फिर आता है केरला। ठीक है, फिर तमिलनाडु। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, बात करते हैं ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला एक दो बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि बेसिकली इसकी लोकेशन क्या है। तो उसमें आपको महाद्वीप दिए होंगे, तो इसके लिए आपको जानना चाहिए कि ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ठीक है, और बात करते हैं इसके पड़ोसी देश की, तो मैक्सिको के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सभी को मालूम होगा क्योंकि फोटो से आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है बृहस्पति। ठीक है, बट यहाँ पे एडिशनल फैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आ गया सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है ना। एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो उसके लिए हो जाएगा शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे ठंडा बेसिकली अरुण को कहते हैं, अरुण। ठीक है, इसे हम यूरेनस भी बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ। ठीक है ना। सो आपको बताना है कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। ठीक है ना, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका आंसर लिख के देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेब्रम और मध्य मस्तिष्क। बढ़िया क्वेश्चन है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें जो डाउट होता है वो सेरेब्रम और सेरेब्लम में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ बेसिकली आपको समझना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेरेब्रम है। ठीक है ना, इसका जो आंसर है सेरेब्रम है। ठीक है, अगर बात करें सेरेब्रम, तो ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और अगर इसके काम की बात करें तो ये सोचना या फिर बुद्धि का केंद्र होता है। ठीक है, सोचना है, याददाश्त का केंद्र ये होता है। ठीक है, अब इसमें अगला ऑप्शन है, हाँ ये सबसे बड़ा हो गया। और ये मध्य मस्तिष्क जो है, मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग अगर पूछे क्वेश्चन में तो मध्य मस्तिष्क होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे सेरेब्लम की। सो बेसिकली क्या होता है कि लाइक ये सेरेब्रम जो है ये बुद्धि का केंद्र होता है, और सेरेब्रम में ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है ना, ये सेकंड सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अगर इसके काम की बात करें तो शरीर में संतुलन बनाने का कार्य इसका होता है। ठीक है, सेरेब्रम का। बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा का। सो बेसिकली ये मस्तिष्क के पीछे भाग में स्थित होता है, और अगर इसके काम की बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, तो अनैच्छिक क्रियाओं पर इसका नियंत्रण होता है। जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, आप सभी समझते होंगे, अनैच्छिक क्रियाओं पर इसका नियंत्रण होता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा और काला। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग होता है लाल, नीला और हरा। ठीक है, इसमें काला नहीं है, तो इसका आंसर जो है सही काला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? और आई होप इसका आंसर आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 5, 4, 9 और 5 यहाँ 2 बार आ गया।
तो बेसिकली इसका आंसर आप 1 या 4 कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं उसमें। तो पहला तो यूएसए, ठीक है, दूसरा है फ्रांस, और तीसरा है यूके, चौथा है चाइना, ठीक है, और पांचवा है रसिया, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना और रसिया, ठीक है, ये 5 हो गए। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और अगर क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने राष्ट्र रजिस्टर्ड हैं, तो 193, ठीक, 2 ऑब्जर्वर राष्ट्र हैं, ठीक है। ये तो हो गई अस्थायी सदस्य और राष्ट्रों की संख्या की। बात करते हैं अस्थायी सदस्य। ठीक है, भारत अब तक 7 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, और होपफुली फिर से एक बार बनेगा तो 8वीं बार हो जाएगा ये, ठीक है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ठीक, 2 वर्ष के लिए। सो इतने क्वेश्चन बनते थे यहाँ पे एडिशनल, वो हमने डिस्कस किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है पाली, प्राकृत, उपक्रेश, हिंदी। अगला ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। अगला ऑप्शन है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हिंदी, पाली, उपभ्रंश और प्राकृत। तो आई होप आपने इसका आंसर किया होगा, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पाली, प्राकृत, उपक्रेश। उपक्रेश को ही हम कहें तो अपभ्रंश भी कहते हैं, ठीक है ना, अपभ्रंश, और फिर हिंदी, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा कई बार ये घुमा क्वेश्चन पूछता है। तो लाइक अगर हम क्रम की बात करें तो पहले वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर आता है पाली। पाली जिसमें से कि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में थे, तो पाली, ठीक है ना। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में थे। फिर आता है प्राकृत। प्राकृत भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में, ठीक है ना, भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में। फिर आता है अपभ्रंश, ठीक है। उसके बाद फिर हिंदी। अपभ्रंश को ही अवहट भी कहते हैं, अवहट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको सीरीज पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं आप उनको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर